गुड मॉर्निंग क्लास 12th। बेटा आज हम देखेंगे व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों को एक विशेष व्यवस्था में लगाया जाता है जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है। मतलब हमें इसमें ऐसा किया जाता है बेटा कि अगर हमें किसी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है तो अगर हमें 3 ज्ञात प्रतिरोध हमारे पास में है तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट हमने इसके अंदर बनाए हैं। ठीक है, जी जो बीच में आपको दिख रहा है वो जो है उसको हम धारा मापी कहते हैं। के जो है वो है कुंजी और एस जो है उसको हमने मान लिया है कि एस जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है। आप इसको पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं प्रतिरोधों को, या आप R1 R2 R3 R4 भी लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, इसको 1843 में व्हीट स्टोन जो मिस्टर चार्ल्स ई व्हीट स्टोन थे उनके द्वारा बनाया गया था और इसीलिए उनके नाम पर ही इसे व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है ना। उन्होंने इसको इसीलिए बनाया था ताकि हम बड़ी आसानी के साथ में काफ़ी जल्दी और एक्यूरेटली, मतलब एक काफ़ी अच्छा मान हम यहाँ पर प्रतिरोध का निकाल सकें। मतलब एक्यूरेट मान हमें यहाँ पर मिलेगा प्रतिरोध का और जल्दी भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसका एडवांटेज ये है कि जो धारा मैप में करंट जो जाती है, जो धारा जाती है वो शून्य होती है। ठीक है बेटा, सेतु में 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज का आकार दिया गया है जिसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जुड़ा होता है। ये हमने अभी चित्र में देख लिया। अब इसका सिद्धांत क्या है ये देख लेते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु में चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर भी धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है। मतलब इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धारामापी है उसके अंदर धारा नहीं जाती। धारामापी के अंदर जो धारा होती है वो शून्य होती है, क्योंकि जो विभव होता है बी पॉइंट पर और जो विभव होता है डी पॉइंट पर वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। और इसे हम बोलेंगे कि सेतु की संतुलन अवस्था है ना। जब सेतु संतुलन अवस्था में होता है तो VB VD के बराबर हो जाता है, या हम लिख सकते हैं R1/R2 बराबर हो जाएगा R3/R4 के, या अगर आपने वहाँ पर PQRS नाम दिए हुए हैं तो P/Q बराबर हो जाएगा R/S के। ये कब होगा बेटा, ये होगा बैलेंस कंडीशन में, जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा। अगर अनबैलेंस होगा तो उस कंडीशन में ये चीज़ वहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो हम इसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस होता है तभी हमें क्या होता है, जो चौथा प्रतिरोध है उसका मान वहाँ पर हमें मिल जाता है। तो बैलेंस कंडीशन में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा P/Q = R/S, या फिर R1/R2 बराबर में R3/R4। अब नोट कर देख लीजिए, सेतु की संतुलन अवस्था में यदि धारामापी तथा सेल को आपस में बदल दिया जाए तो धारामापी में धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर संतुलित अवस्था में है और आपने धारामापी की और सेल की जगह चेंज भी कर दी है तब भी धारामात्रा में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत की उत्पत्ति ओम के नियम से पहले हम देख लेते हैं। तो सेतु की संतुलन अवस्था में VB बराबर हो जाएगा VD के, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब VB को हम क्या लिख सकते हैं, VA-VB, और VD को लिख सकते हैं VA-VD। ठीक है, तो इस कंडीशन में I1 R1 बराबर हो जाएगा किसके, I2 R3 के। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। पुनः समीकरण 1 से हमने देखा कि VB-VC बराबर हो जाएगा VD-VC के, और इस कंडीशन में I1 R2 बराबर हो जाएगा I2 R4 के। ठीक है, अब समीकरण 3 को हम समीकरण 4 से भाग दे देंगे तो I1 से I1 हो जाएगा कैंसिल, R1/R2 बच जाएगा, I2 से I2 भी हो जाएगा कैंसिल, बराबर बच जाएगा R3/R4। तो इस तरीके से ओम के नियम के साथ भी हम व्हीट स्टोन ब्रिज की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किरचॉफ के नियम से उत्पत्ति। ये एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है वो किरचॉफ के नियम से पूछी जाती है बेटा। तो हमने देखिए, हमने यहाँ पर जैसा हमने पहला चित्र बनाया था वैसा कि वैसा यहाँ पर हमने बना लिया है। अब देखिए, जब आई करंट जाती है तो अब ए पॉइंट पर जब जाती है तो बेटा उसके पास में 2 रास्ते होते हैं, एक तो आई और दूसरा
डी की तरफ जाने का और पहला बी की तरफ जाने का। तो जब वो बी की तरफ जा रही है तो हमने करंट मान लिया कि आई करंट जा रही है, और जब वो डी की तरफ आ रही है तो हमने माइनस कर दिया कि आई में से I1 जो है वो करंट उसमें से माइनस हो जा रही है। वैसे ही बी पर जब जाती है तो I1 माइनस I2 जा रही है, और जब डी से निकल के सी की तरफ जा रही है तो I1 माइनस I1 प्लस I2, ये जो करंट है ये यहाँ पर फ्लो हो रही है। अब हमने पहला लूप लिया है बेटा ABDA वाला, ABDA हम इस तरीके से चले हैं। तो हम चले पहले P की तरफ, तो जिस तरफ हम जा रहे हैं वो करंट होगी प्लस में, और अगर उसके अपोजिट हमें कोई करंट मिलती है तो वो होगी माइनस में। ठीक है, तो हम A से B की तरफ जब चलते हैं तो I1 R1 हमें मिलता है जो कि पॉजिटिव होगा, तो हमने उसको प्लस साइन के साथ में ले लिया है, धनात्मक साथ में। अब आगे हम चले तो हमें मिली कौन सी करंट, हमें मिली धारा मापी की करंट, ठीक है, IG। ठीक है, फिर हम आगे चले तो हमारी डायरेक्शन कैसी है बेटा, डी से ए की तरफ जाने के लिए, और करंट आ रही है ए से डी की तरफ, तो हमने उसे माइनस में ले लिया। तो I माइनस I1 इंटू R3 बराबर हो जाएगा 0 के। समीकरण नंबर 1 हमने इसको दे दिया। अब हमने दूसरा लूप ले लिया BCDB। ठीक है, अब यहाँ पर भी I1 माइनस I3 जो है वो बराबर है। ठीक है, तो I1 माइनस I3 इंटू R2 हमने ले लिया, फिर I माइनस I1 प्लस I2 वहाँ पर हमने लिया इंटू R4, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब क्योंकि संतुलन की अवस्था है इसलिए IG 0 हो जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम देखेंगे कि I1 R1 माइनस I1 R3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर I1 R1 बराबर हो जाएगा I माइनस I1 R3 के। इसको हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया। वैसे ही समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो I माइनस I1 R4 के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 4 को समीकरण 5 से हम भाग दे देंगे तो हमारे पास में I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा R1 अपॉन में R2, फिर I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा R3 अपॉन में R4। यही है बेटा संतुलन की स्थिति। तो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग मीटर सेतु तथा पोटेंशियोमीटर में किया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मीटर सेतु क्या है और पोटेंशियोमीटर क्या है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम किरचॉफ के नियम के थ्रू और ओम के नियम के थ्रू भी इसे संतुलित अवस्था में ला सकते हैं।